नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल अंगवानी। देश भर के तमाम सीएपीएफ भाइयों को राम राम है, नमस्कार है, जय हिंद है। साथियों, इस वीडियो में हम बात करेंगे आप ही के एक सबसे दिल से जो सबसे करीब है मुद्दा ओपीएस का, उसके बारे में बात करेंगे। और वो मामला आपका कोर्ट में है, जैसा कि आप सबको पता है, और उसके बारे में हम आपको समय समय पर सब कुछ बताते रही हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे जिस तरह से आपका केस चल रहा था, जिस तरह से आपका केस मतलब एक तरह से किसी न किसी बहाने जो उसको लटका दिया जाता था, डिले कर दिया जा रहा था, और जिस तरह इसको लेकर सारे लोग मतलब कहते हैं ना कि सब सुस्त पड़े थे और बाकी भी जो है चुस्त ही था दूसरा पक्ष कि चलो। तो आपने जैसा देखा है, तो उस हालत में भी, वैसी स्थिति में भी अंगवानी ने जिस तरह से आपके लिए आगे बढ़कर उस 74 नंबर के लिए आवाज उठाया, और उसका परिणाम यह हुआ कि 74 नंबर वाले आके कहने लगे कि नहीं भाई, हम हैं यहाँ पर, हमने रिजाइन दे दिया है, तब उनको आगे नहीं दिया। लेकिन इससे पहले शांत थे। तो इस ऐसी स्थिति में जहां पर कि आपके नाम पर जो एसोसिएशन बने हैं वो सुस्त बैठे हैं, शांत बैठे हैं, उन्हें कोई मतलब नहीं था। उन्हें सिर्फ दारू के कोटे से फिर जो है या फिर वेलफेयर बोर्ड वगैरह में वो लगे हुए थे। दूसरी तरफ जो केस किए हैं वो भी उस तरह से कोई नहीं। तो ऐसी स्थिति में सीएपीएफ को क्या करना चाहिए, इस पर भी हमने बात की असम राइफल्स एक्स सर्विसमैन वेलफेयर एसोसिएशन के फाउंडिंग जनरल सेक्रेटरी तुलसी नायर साहब से, कि जिस तरह से आपने जीत हासिल की और उनको आज सीएपीएफ के लोग बड़ी उम्मीद भरी नजर से देखते हैं कि भाई आपने इतनी बड़ी जीत हासिल कर ली, दिल्ली हाईकोर्ट से ऑर्डर हो गया। हालांकि उस पर है कि कहीं इसके खिलाफ भी सरकार जो है सुप्रीम कोर्ट न चली जाए, जैसा कि सीएपीएफ में हुआ। तो उस पर भी हमने अभी वीडियो में आपसे बातचीत आपने मतलब सुनेंगे, उसके बारे में भी वो है, आप चैनल पे देख लीजिएगा, वो है वीडियो जिसमें कि आखिर उनकी क्या योजना है, वो सब बातें हैं। लेकिन आखिर ये एक जो कहते हैं ना कि तैयारी के साथ जो लड़ाई लड़ी गई थी तो उसकी जीत हुई। तो उनकी क्या सलाह है आपके लिए, आप सीएपीएफ के भाइयों के लिए, वो हमने खास तौर पर आपके लिए ये बात की थी कि ऐसी स्थिति में एक सीएपीएफ का जवान जो कि मतलब इस तरह से उनके लिए तो ये सब है नहीं कि वो संगठन और एसोसिएशन बना लेंगे, तो ऐसे में वो क्या करना चाहिए, उनके लिए क्या रास्ता हो सकता है ऐसी स्थिति में। तो जिसको कि लेकर वो इतने सालों से लड़ाई लड़ रहा, और वो लड़ाई उनकी चल ही रही, उस लड़ाई का कोई मतलब अभी भी नहीं लग रहा है कि वो लड़ाई अंत होने वाला है। तो ऐसी स्थिति में उनके अनुभव से क्या होना चाहिए, ये हमने बात की आपके लिए। तो आप इस बातचीत को सुनिए, मुझे उम्मीद है कि आपको कुछ रास्ता दिखाएगा, कुछ उस पर सोचने को मजबूर करेगा, और शायद उसी से आपका भी रास्ता निकले, जैसे असम राइफल्स का निकला। होने को तो कुछ भी हो सकता है, तो इसलिए हमने ये बातचीत की। तो आप ये बातचीत सुनिए, हम आपको भी सुनाते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको फिर याद दिलाना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आपको पता है साथियों कि यही हमारा मनोबल जो है ना बनाए रखता है। तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, तो सब्सक्राइब करिए भी और करवाइए भी, तभी ना हमको भी जोश आएगा कि हाँ भाई, लोग हमको प्यार दे रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं, तो हम भी आगे बढ़ के इनके लिए जो है करते रहे, आवाज उठाते हैं। तो इसलिए सब्सक्राइब करिए भी, करवाइए भी। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, उसमें एक पैसा नहीं लगता है। हाँ, और ये अलग बात है कि अगर आपको लगता है कि चैनल अच्छा कर रहा है और ये संसाधन के तौर पर भी ये मजबूत रहे, जैसे कि 74 नंबर के खोजने की अगर ऐसी स्थिति आगे भी कभी आती है तो खुद आगे निकल जाए, तो आप हमें आर्थिक तौर पर भी मदद कर सकते हैं। सब्सक्राइब के बगल में ज्वाइन का बटन है, उसको करके, या फिर डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे तो वहां पे अकाउंट का डिटेल होगा, उसके जरिए, या फिर कम्युनिटी में आप जाएंगे तो क्यूआर कोड है, उसके जरिए, जो आपको ठीक लगे आप उसके जरिए आप मदद कर सकते हैं। तो चलिए हम आइए बात आपको सुनाते हैं, जो हमने बातचीत रिकॉर्ड की थी तुलसी नायर साहब से आपके लिए, कि ऐसी स्थिति में आपके लिए क्या रास्ता हो सकता है, आपको क्या करना चाहिए, वो बातचीत सुनिए आप। आइए सुनते हैं। कोर्ट में आप चूंकि खुद अब बता रहे हैं कि अब आप वकील भी हैं, तो आपने खुद जो है कोर्ट में इसको लेकर अपना पक्ष भी रखा, तो जिसका कि नतीजा अब आपके सामने। चलिए, अच्छी बात है कि आपको सफलता मिल गई। तो सर, अब अगर हम इसे बात करें तो इस जो आपका फैसला आया, आपके फैसले के बाद से, यानी कि जो असम राइफल्स को जो सफलता मिली है कोर्ट में, उसके बाद से जो सीएपीएफ के लोग, सीएपीएफ के जो फोर्सेस हैं, बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, उनको बड़ी उम्मीदें बढ़ गई हैं। तो आपके केस से उनका केस कितना मिलता जुलता है? क्या उन्हें
उनके केस में वो भी, उनका भी केस चल रहा है ओपीएस का, तो क्या उस, और आप वकील भी हैं, इससे बेहतर और क्या होगा, तो क्या उनको आपके केस से कोई मदद मिलेगा? ये मैं ये कहना चाहता हूँ, देखिए असम मतलब आगे राइफल का कोई हार बनेगा, उनका केस मजबूत हो। ओके, यही कहना है देखिए, क्योंकि असम राइफल का आर्मी के साथ, ये है पारा मिलिट्री फोर्स है। पारा मिलिट्री फोर्स का डेफिनेशन इंडियन आर्मी के जो लेटर है 11 जनवरी 1985 में बिल्कुल साफ लिखा हुआ है कि आसाम राइफल्स और स्पेशल फ्रंटियर फोर्स ही पारा मिलिट्री है, क्योंकि उसमें मिलिट्री का पार्टिसिपेशन होता है, मिलिट्री ट्रेनिंग है। जैसे असम राइफल में देखिए इंडियन आर्मी के ऑफिसर 80% से ज्यादा यहाँ पे, मैं भी जो है फार्मासिस्ट क्लास 1 किया था सदर्न कमांड हॉस्पिटल में, और जितने भी असम राइफल के जो जवान है, चाहे वो जीडी के पीटी ट्रेनिंग हो, ड्रिल ट्रेनिंग हो, ऑपरेटर हो, सब जाके जो है इंडियन आर्मी के इंस्टीट्यूशन में करते हैं। इवन ट्रेनिंग, बेसिक ट्रेनिंग भी कई सारे लोग जो है आर्मी के ट्रेनिंग सेंटर में किया हुआ है। तो हम में और सीएपीएफ में अंतर है। लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि पे कमीशन ने, फिफ्थ सेंट्रल पे कमीशन ने तो यहां तक कर दिया, जैसे दिल्ली पुलिस, क्योंकि पे कमीशन के रिटायर्ड जज वगैरह दिल्ली में बैठ के जो है, जो भी अपना ऑफिस में काम करते हैं, तो दिल्ली पुलिस के जो हेड कांस्टेबल है, देखिए हेड कांस्टेबल का रैंक सभी सीएपीएफ और असम राइफल में लागू कर दिया। जबकि असम राइफल का जो ऑपरेशन है वो कंपनी बेस्ड ऑपरेशन होता है। जूनियर लीडरशिप में लेंस नायक और नायक का बहुत महत्व होता है। तो ये फिफ्थ पे कमीशन के बाद हमारे जो है लेंस नायक नायक भी निकाल दिए, और जो सीएपीएफ है उसमें भी शायद रहते होंगे, वो दिल्ली पुलिस के साथ कंपेयर कर रहे हैं। ये तो बिल्कुल गलत बात थी, क्योंकि दिल्ली पुलिस का ड्यूटी अलग है, आसाम राइफल और सीएपीएफ का ड्यूटी अलग है। देखिए, तो मैं यही सजेशन देना चाहता हूं, जैसे पेंशन को ही ले लीजिए, अभी जो है यूनिफाइड पेंशन स्कीम, न्यू पेंशन स्कीम वगैरह ला रखा है। ये एक्चुअली जो है सिविल एम्प्लॉयज के लिए है, जो 60 साल तक नौकरी करते हैं आराम से, उसके बाद पेंशन उनको मिल जाता है। जहां तक असम राइफल्स और सीएपीएफ का संबंध है, सीएपीएफ भी बॉर्डर में एम्प्लॉयड है, जैसे बीएसएफ है, आईटीबीपी है, एसएसबी है। सीआरपीएफ भी राउंड द क्लॉक इंटरनल सिक्योरिटी में एंगेज है। और आपके सॉरी सीआईएसएफ तो जो भी गवर्नमेंट के इंस्टॉलेशन इंक्लूडिंग एयरपोर्ट वगैरह में 24 घंटा ड्यूटी पर है। एसएसबी इंडो नेपाल बॉर्डर में है। देखिए, तो इनको अगर ये जो पेंशन जो बता रखे हैं लोग, न्यू पेंशन स्कीम या यूनिफाइड पेंशन स्कीम, जो 20 साल के बाद, असम राइफल को ले लीजिए 60 साल तक तो कर सकते हैं, लेकिन 70 से 80% जो असम राइफल के जो जवान है, मैं असम राइफल के बारे में जानता हूं, वह जो है 20 साल सर्विस करने के बाद वॉलंटरी रिटायरमेंट लेके जाते हैं। देखिए, और ये जो नया जो पेंशन स्कीम इन्होंने बनाया है, वो 60 साल में शुरू होता है। अगर एक 15 या 20 साल के बाद 40 साल के उम्र में जब पेंशन जाता है, उसको 20 साल इंतजार करना पड़ेगा पेंशन लेने के लिए। तो कहां तक ये संबंध है? देखिए, तो ये गलत बात है। तो इसलिए जो ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर जो सीएपीएफ गए थे कोर्ट में, दिल्ली हाई कोर्ट ने बिल्कुल साफ कहा था कि इनको देना चाहिए। अभी सुप्रीम कोर्ट में जो है अटका हुआ है। ये डिजर्व करता है ओल्ड पेंशन स्कीम एटलीस्ट इनको मिले। जबकि हम तो बोल रहे हैं कि हमें तो आर्मी के जो 1 रैंक 1 पेंशन जो भी वो मिलना चाहिए, क्योंकि हम आर्मी के साथ काम करते हैं। तो मेरा एक सुझाव है, जो सीएपीएफ यानी कि बहुत बड़ा सा एक संगठन है, लेकिन अभी तक ये यूनिफाइड नहीं हुआ है। जो स्टेट में जो बीएसएफ सीआरपीएफ के जो भी रिटायर्ड हैं, उनको अपना हर एक जो स्टेट इंडिया के एक एसोसिएशन बनाना चाहिए, जो कोऑर्डिनेट करके जो है यूनिफाइड एक दिल्ली में होना चाहिए, सभी का कोऑर्डिनेशन, जो लाखों में आते हैं, तब जाके सरकार से बात करना चाहिए ताकि इनकी सरकार सुने। अभी क्या है, मैंने देखा इनका कोई एसोसिएशन यूनिफाइड नहीं है, जो इतना इतने सारे सदस्य हैं इनके, तो इनका यूज करना चाहिए। एक अच्छा सा एसोसिएशन खड़ा करना चाहिए। स्टेट पूरा जो है सेंटर यानी कि दिल्ली में इनका एक दफ्तर होना चाहिए। जो भी 5 जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो पांचों का फिर एक होना चाहिए, तब जाके सरकार से बात करें तो जरूर सरकार सुनेगा। और इनको जो है ओल्ड पेंशन स्कीम मिलना इनका हक है, क्योंकि ये काम टफ काम कर रहे हैं। तो बस सर बोलिए। बिल्कुल, ये तो देखिए आपको जैसे देखिए सर, आपको तो जब से सफलता मिली है
तब से ये लोग आप ही के केस की तरफ देख रहे हैं कि इन्होंने कैसे ले लिया, इनको कैसे सफलता मिल गई और हमारा केस लटका। तो एक तरह से ये उनके जो लोग हैं जो जो सीएपीएफ के नाम पर जो संगठन बनाए हुए हैं, लेकिन वो केस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। जो केस लड़ रहे हैं वो केस को ठीक से नहीं देख रहे हैं, क्योंकि एक नंबर एक जो 74 नंबर का जो रिस्पोंडेंट है उसको 3 सुनवाई से नोटिस सर्व नहीं हुआ है। तो अगर ये लोग ध्यान देते तो शायद जल्दी सुनवाई होता, और सुनवाई होनी ही कुछ ये मूल मंत्र है। तो इसको लेकर हमें उम्मीद है कि जो तुलसी सर ने पूरी कहानी बताई, उसके बाद जो सुझाव इन्होंने दिए सीएपीएफ के लोगों के लिए, वो उनको अमल में लाएंगे और उनके लिए भी रास्ता कुछ खुलेगा। तो इसी के साथ हम इस चर्चा को विराम देना चाहेंगे और हम आगे भी सर से जुड़ते रहेंगे और बात करते रहेंगे, क्योंकि ये लड़ाई अभी लंबी चलनी है, तो इस पर हम और आपको समय समय पर अपडेट करते रहेंगे। तुलसी सर, बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला, आप जुड़े, और हम चाहेंगे कि आप फिर समय निकालते रहें थोड़ा सा। हम आपका ज्यादा वक्त नहीं लेंगे, 5-5 मिनट 10-10 मिनट ले लेंगे। तो इससे क्या होगा कि आपकी जो बात है, जो आपके अनुभव है, उससे जो दूसरे सीएपीएफ के लोग हैं उनको समझ में आएगा, वो उससे कुछ आगे अपने लिए कुछ रास्ता बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ओके, थैंक यू, नमस्ते। और अगर आपको अच्छा लगा तो एक बार और आपको मैं कहना चाहूँगा कि आप इसको प्लीज सब्सक्राइब और शेयर करते रहें, ताकि हमारा भी मनोबल और सपोर्ट बना रहे।